बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी दोस्त वगैरह जो है मैसेज करते रहते हैं कि हमें पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना है किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स सऊदी अरेबिया में। तो उसके लिए किस तरह अप्लाई करें और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इंटरव्यू वगैरह के लिए हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं और ओवरऑल कितने तरीक़ों से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा कि कम्प्लीटली एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया जाए जिसमें हम ए टू जेड जो भी मेथड्स हैं कि हम किन तरीक़ों से पोस्ट हासिल कर सकते हैं सऊदी अरब में किंग फहद यूनिवर्सिटी में, तो उन पे बात करें। और उसके लिए जो सीवी है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसके अलावा हमें कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर या क्या कहते हैं एप्लीकेशन लेटर वो हमें चाहिए या नहीं, और बाकी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप किंग फहद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि हमें सऊदी अरेबिया में या किंग फहद यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाहिए। और इसमें अप्लाई करने की सबसे मेन और जो क्या कहते हैं अच्छी बात यह है कि आप एक इस्लामिक कंट्री में हैं और इस्लामिक वो भी जो इस्लामिक दुनिया का मतलब हार्ट है, मक्का मदीना बिल्कुल आपके पास है। हम मुसलमानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, तो उस हवाले से भी ये एक बहुत ही मतलब प्यारी जगह है। अगर आप क्या कहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली क्या कहते हैं आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। उसके अलावा जो है दूसरी बात क्या कहते हैं पैसों के हवाले से बाकी दुनिया से ये काफ़ी अच्छा अमाउंट देते हैं पोस्ट पोजीशंस के लिए। इनफैक्ट मतलब बाकी जगहों पे इतनी पेमेंट इतनी सैलरी नहीं होती जितनी क्या कहते हैं ये गल्फ़ कंट्रीज में स्पेशली यहाँ पर होती है। और इसके साथ साथ हर चीज़ जो है लिविंग स्टाइल, खाना पीना और क्या कहते हैं इस्लाम के हवाले से हर चीज़ आपको फीसिबल है, डोर स्टेप पे अवेलेबल है और इस्लामिक कंट्री है, तो इस हवाले से आपको वो डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी जो आपको यूरोप में या क्या कहते हैं चाइना में या बाकी अदर कंट्रीज नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जो फेस करनी पड़ती है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तीन चार एजेस हैं आपके पास क्या कहते हैं जो एक प्लस पॉइंट है अगर आपको सऊदी अरब आना है तो। अच्छा, इसके साथ इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है दुनिया में, ये तकरीबन 67 पे है। और क्या कहते हैं इसके अलावा गल्फ में मतलब पूरे अरब में अरब कंट्रीज़ में ये पहले नंबर पे है, इवन अफ्रीका में भी ये पहले नंबर पे है रैंकिंग के साथ बेस्ट इन द मिडिल ईस्ट कह सकते हैं आप इसे। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब चलते हैं कि हम इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं दूसरे स्टेप में, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सर्च भी कर सकते हैं कि कहाँ पे पोजीशन है। और उसके लिए फिर बाद में हम बात करेंगे किस तरह अप्लाई होगा और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि हर चीज़ इसमें डिटेल बताई हो, भले वीडियो लंबा हो जाए मगर ये है कि किसी भी एक बंदा अगर वो उस वीडियो को पूरा देखे तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि हम पोस्ट के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह उसको विन कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो भी मैं आप लोगों को शो करूँगा वो मेरी अपनी ज़ाती क्या कहते हैं जो मैंने यूज़ किए थे, मतलब से सपोज मैंने जो सीवी यूज़ की थी, मैंने जो ईमेल यूज़ की थी, यहाँ क्या कहते हैं और डॉक्यूमेंट्स मैंने कौन से भेजे थे, मैं सब पे ए टू जेड डिटेल में बात करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि हम किन तरीक़ों से पोस्ट डॉक पोजीशंस किंग फहद यूनिवर्सिटी में स्पेशली हम सर्च कर सकते हैं। तो ये इनका सबसे पहला तरीका है किंग फैकल्टी पोजीशन या कोई और जॉब वगैरह। तो इस तरीके में ये है कि आप लोग फैकल्टी में इंटरेस्ट है, आप लेक्चरर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं किंग फहद यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों को इस पेज पे आना चाहिए। इस पेज के लिए आप सिंपली KFUPM जॉब्स या के इस तरह KFUPM करियर के गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये इजीली क्या कहते हैं पोर्टल मिल जाएगा। हाँ बता ये पोर्टल जो है वो पोस्ट पोजीशन के लिए नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। तो इसमें सबसे पहले आपने एक बात को ध्यान रखना है, ये सऊदी नेशनल ओनली जिसके सामने लिखा हुआ है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इवन इंटरव्यू कॉल वगैरह के लिए भी आप नहीं करें। तो यहाँ पे सारी पोजीशंस लिखी हुई हैं, जैसे सपोज क्या कहते हैं ये फिजिक्स है, हमेशा कोई का पोस्ट है, ये फिर उसकी आप क्लिक करके डिटेल पढ़ सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। सपोज मैंने किया हुआ है पहले ही फिजिक्स के लिए एक प्रोफेसर चाहिए, 3 मतलब
तो अभी इसमें नंबर ऑफ पोजीशंस नहीं लिखा हुआ उन्होंने, कितने प्रोफेसर चाहिए और या कितनों को उठाएंगे या इसकी लास्ट डेट क्या है, ये इनका है वहाँ पे। वो आप अगर आपकी इस सारी क्राइटेरिया पढ़े हैं इसको, आप अगर आप इससे मैच कर रहे हैं तो आप सिंपली इसके लिए अप्लाई कर दें। यहाँ क्या कहते हैं, फिर भी इनसे अगर पूछना चाहते हैं तो ईमेल करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये पोजीशन जो है अभी ओपन है। तो इसके लिए मेन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो रिज्यूमे है, कवर लेटर है, सारी क्या कहते हैं डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है बैचलर से लेके पीएचडी तक, और पीएचडी का एब्स्ट्रैक्ट डिस्टार्शन का, और पासपोर्ट की पासपोर्ट फोटो, और टीचिंग स्टेटमेंट, रिसर्च स्टेटमेंट, स्टाफ सर्टिफिकेट हो गए, स्कॉलरशिप वगैरह विन की हुई थी या कोई प्रोजेक्ट विन किया था उसकी डिटेल। अप्लाई का सिंपल और आसान तरीका है क्या, ये पोर्टल है, पोर्टल पे आप क्रिएट अकाउंट करना है, क्रिएट अकाउंट के बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब कर देना है आपने। जैसे ही आप करेंगे तो हमसे लॉग इन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है यहाँ पे ये, और उसके बाद ये इनकी और एजुकेशन हिस्ट्री में आपने जो भी एजुकेशन की है बैचलर से लेके पीएचडी तक देनी है, सब पब्लिकेशन आपने ऐड कर और एक्टिविटीज है, जाके जॉब एक्सपीरियंस है, हेल्थ के हवाले से बताना है, फिर रेफरेंस सेट करनी है, और इन्फॉर्मेशन आपकी वीज़ा के हवाले से एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं कि मतलब आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जो भी आप पोर्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करके आपने फिर ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे कवर लेटर चाहिए, बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, बैचलर से लेके पीएचडी तक, पासपोर्ट चाहिए, फोटो चाहिए, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो वो वाले सारे चाहिए। इनको से तो आपने ये ऐड करना है, इंस्टॉल करना है, आपका जो वो आपने ऐड कर देना है, ऐड हो जाएगा। तो इस तरह ए टू जेड आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, और उसके बाद आपने सप्लीमेंटल क्वेश्चंस हैं वो आपने जवाब देने हैं इनके। इसमें यह सिंपल आसान क्वेश्चन है कि आप इस तरह वेबसाइट लिख देते हैं आपके पीएम, उसके बाद हाईएस्ट डिग्री है पीएचडी है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, और लास्ट में आएंगे चेक फॉर एरर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो एक मरतबा सारी एप्लीकेशन आपने की। तो मैंने इसको फिल नहीं किया तो कह रहा है कि सारी चीज़ फिल कर, तो आपने ए टू जेड सारी एप्लीकेशन जो भी डिटेल्स मांगी हुई वो फिल करें और उसको सबमिट कर दें। तो इस तरह आपका जो केएफयूपीएम की एकेडमिक जॉब्स है, एकेडमिक पोजीशंस है, उनके लिए आपका अप्लाई हो जाएगा। तो विदिन क्या कहते हैं एक माह के अंदर आप लोगों का, अगर आपका प्रोफाइल सही है और जॉब से रिलेटेड है, तो आप लोग एक माह के अंदर रीच करेंगे जो भी आपने इस पोर्टल को लिस्ट कर दी हुई थी। तो आपको फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होता है 5 से 10 बंदे, 10 से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं, डिपेंड है आपका सेंटर डिपार्टमेंट कौन सी है और उसका प्रोसेस, क्योंकि हर सेंटर का जो प्रोसेस है वो वेरी करता है। सपोज एडवांस मटेरियल है उसका हिसाब अलग है, कंप्यूटर का जो है वो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं कि साइंटिफिक काउंसिल है उसके पास, वो फिर इंटरव्यू आपकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पब्लिकेशन से सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के फिर वो डिसीजन लेते हैं कि आप उनके लायक हैं कि नहीं। अगर आप शामिल करते हैं तो आपको बताते हैं, कुछ दिन बाद वो ऑफर लेटर देने में ऑफर लेटर आपने सैलरी बताई होती है कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे, और उसके साथ साथ बाकी जो और फैसिलिटीज हैं उनमें यही है। तो इस ऑफर को आपने वीक पढ़ के सही करके एक्सेप्ट करना होता है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर कुछ दिनों बाद आप लोग एम्प्लॉयमेंट लेटर और वीज़ा के डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, उसके बाद आप पर्सनल वीज़ा प्रोसेस करेंगे, और क्या कहते हैं उसके अलावा फिर आपकी वीज़ा लग जाएगी, और ये आप टिकट वगैरह करेंगे आपको आ जाएंगे सर आपके जो। तो ये ब्रीफली क्या कहते हैं ताकि में जो जॉब्स हैं एकेडमिक जॉब उनके लिए कर सकते हैं। इन द मीन टाइम काफ़ी बैकग्राउंड पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और इस दौरान अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे तो उसके हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, यहाँ आप लोग मुझे रीच भी कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जो इनका मेन जो हमारे इस वीडियो का फोकस था वो पोस्ट डॉक पोजीशन करना है, उसकी तरफ चलते हैं। तो भाई दूसरा जो तरीका है पोस्ट डॉक एकेडमिक पोजीशन, वो ये है कि आप लिंक्डइन को, काफी सारे बंदों ने लिंक्डइन का प्रोफाइल तो बनाया होता है मगर उसको सही जो प्रॉपर इम्पैक्टफुल यूज है वो उनको पता ही नहीं। तो आप लोगों को लिंक्डइन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं जॉब हंटिंग के लिए, जॉब पोजीशंस के लिए, सिंपली जो भी आप यूनिवर्सिटी है आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को दिखाना है कि पोस्ट डॉक्टरेट किस तरह ढूंढनी है, मैं हैशटैग लगा के KFUPM हैशटैग पोस्ट डॉक्टरेट, या इसको आप हटा के लेक्चरर भी कर सकते हैं, प्रोफेसर भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी इससे रिलेटेड कभी भी पोस्ट होगी तो वो सारी की सारी पोजीशन है। तो से सब तो ये तो अभी मेरी पोस्ट आ रही है मेरे सामने, तो अभी हम इसके रोल डाउन
करके नीचे नीचे आते हैं तो ये देखें तकरीबन 2 वीडियो प्रोसेसर की हुई है। तो इसमें आपने क्या कहते हैं जो भी पोजीशंस हैं आप उनको एक्सप्लोर करते जाएं और जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है करते हैं। जैसे सपोज ये बंदा जो है इस प्रोफेसर को चाहिए एनर्जी प्लानिंग प्रोफेसर को, इसमें आप अपनी चेक करें और क्या कहते हैं इसके अलावा आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप इसकी चेक करके उधर भी पढ़ सकते हैं या डायरेक्टली आप जिस भी बंदे ने पोस्ट की हुई है तो आप उनसे क्या कहते हैं रब्ता कर सकते हैं। या आप ये देखें इधर इसके अलावा काफ़ी सारी पोजीशन से ये यहाँ पे किया हुआ है। तो आप इस तरह क्या कहते हैं काफ़ी सारे और सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये क्योंकि मिक्स में आ रहा है और पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये सिर्फ आप पोस्टिंग दिखाएगा जहाँ पे दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट सॉरी फॉर दैट। तो अच्छा कभी कभार ये होगा कि आपको जो क्या कहते हैं लिंक्स वगैरह डाउन होंगे उस बंदे के साथ कॉल करके इसको व्हाट्सएप पे लिंक्डइन पे मैसेज करके उससे न्यू लिंक भी ले सकते हैं। तो अभी हम आते हैं अपनी मेन मुद्दे की तरफ। किंग फहद यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट किस तरह है और उसके साथ साथ ये है कि आपने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेते हैं, बाद में किस तरह करना है और अप्लाई किस तरह करना है उस पर बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी जो पीएचडी है वो दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज है उसमें से है। हाँ अलबत्ता इस चीज़ पे वो कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा हो पैटर्न बहुत ही अच्छे और साथ साथ क्या कहते हैं आप जो है जो उनका काम चल रहा है इस सेंटर्स में वो आपके प्रोफाइल के साथ बहुत ज़्यादा फिट और जो आपका डायरेक्टर है या सुपरवाइजर है वो आपको लाजमी लेना चाहता तो इस चीज़ पे कम्प्रोमाइज हो जाता है। और दूसरी जो मेन रिक्वायरमेंट है इनकी एश इंडेक्स वो आपकी कम से कम 5-6 होनी लायक। अगर इस पे भी थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज मैंने सुनने में आया है अगर इससे कम भी हो तो क्या कहते हैं वो उठा लेते हैं। बाकी ये है कि अगर पीएचडी में अगर आपने 4-5 पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं तो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली आपकी एश इंडेक्स बन ही जाती है 5-6। तो तीसरी बात जो मेन बात है वो ये है कि आपका थ्रू आउट करियर मतलब बैचलर से लेके पीएचडी तक 2 डी ग्रेड या उससे अबोव मतलब AEF ये नहीं होनी चाहिए। अगर इससे मतलब आपके 2 डी ग्रेड हैं अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इनकेस आपका क्या कहते हैं इंटरव्यू वगैरह हो भी जाता है तो साइंटिफिक काउंसिल है इनकी वो वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आपकी पब्लिकेशन से अभी सारे बंदे पूछते रहते हैं कि पब्लिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो इसका कोई हतमी जवाब कोई भी आपको नहीं दे सकता कि पब्लिकेशन कितनी होनी चाहिए। बाकी ये है कि आपकी क्या कहते हैं कम से कम मेरा खुद का प्रोफाइल था उस वक्त टोटल मेरी पब्लिकेशन ऐसे 20 के करीब थी। उनमें से जो क्या कहते हैं 4 मेरी क्या कहते हैं फर्स्ट ऑथर थी फ्रॉम पीएचडी। उनमें से 3 जो Q1 के थे, एक था Q2 का और क्या कहते हैं पोस्ट मास्टर्स वाले पब्लिकेशन बुलाए जाए तो 2 फर्स्ट ऑथर और थे। मतलब टोटल ऐसे 6 फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन थी। बाकी क्या कहते हैं मेरी जो और बकाया होगी वो जो थी क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग नहीं को ऑथर पब्लिक। तो ये है कि पब्लिकेशन का अगर आपके पास इतनी ज़्यादा है और फर्स्ट ऑथर हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता ये नहीं है कि आपके पास अगर एक आदमी पब्लिकेशन तो अप्लाई ना करें, क्या पता वो एक आदमी पब्लिकेशन पे बिल्कुल रिलेवेंट हो और क्या कहते हैं आपका जो है वो अच्छा जर्नल में पेपर हो तो भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि इसकी जो है सर्च किस तरह करेंगे ना। सिंपल क्या कहते हैं गूगल में जाएं हाउ टू सर्च एंड अप्लाई फॉर पोजीशन एंड किंग फहद यूनिवर्सिटी लिखें और सर्च करें। इसकी जो पहली लिंक आ रही है इसको ओपन करें और इस पे क्या कहते हैं आपने A to Z जो भी डिटेल्स है वो लिखी हुई होंगी वो पढ़ें। तो इस तरह यहाँ पे पेज है किंग फहद यूनिवर्सिटी का अवेलेबल पोजीशंस का, आप इस पे जाएं इस पे क्लिक करें तो इसमें आपको राउंड अबाउट की 15 डिफरेंट सेंटर्स ये तकरीबन हर फील्ड के साइंस के रिलेटेड जितने भी मेजर्स हैं इसमें ये नहीं है कि आप इसमें स्टेक करेंगे भाई इसमें केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री का रिलेवेंट मेजर कहीं ना कहीं हो रहा होगा इन सेंटर से। आप इन सेंटर्स में जाएं उनकी फिर A to Z जो फैकल्टी है उसको चेक करें तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा कोई ना कोई ऐसा प्रोफेसर होगा जो इस केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रोग्राम में किसी न किसी एंगल से रिसर्च कर रहा होगा तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। तो ये हो गए पूरे सेंटर्स। अभी हम चलते हैं कि इन सेंटर्स में हम जो है पोस्टडॉक के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे। तो ये ज़्यादातर क्या कहते हैं आप इस पे रिपोर्टिंग का जो है पहला लिंक टू अप्लाई वाला उस पर क्लिक करें और उसमें डिस्क्रिप्शन चेक करें कि यहाँ पे मेन जो काम फोकस हो रहा है इन चीज़ों पे हो रहा है
ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और उसके साथ साथ आप जो है वो अप्लाई किस तरह करेंगे और आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी वो भी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशंस में आपकी पीएचडी होनी चाहिए, और पब्लिकेशंस होने चाहिए, और आपकी डिटेल्स वगैरह, मतलब जो भी उनकी और ओवरऑल पोजीशन की क्राइटेरिया है वो आप उन्होंने वहाँ पे लिखी होती है हर सेंटर के साथ। तो ये आप इधर से फिर एक और सेंटर से कर लेते हैं, उन्होंने हर तरह डिस्क्रिप्शन और ये उसकी रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने लिखी हुई। अच्छा, काफ़ी बंदे इधर आके मतलब परेशान हो जाते हैं, तो लिंक जो है अप्लाई हम कहाँ पे करें ना, किसके साथ अप्लाई करें, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई है कि क्या रिक्वायरमेंट, क्या करना पड़ेगा, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीएचडी वगैरह कहाँ से होना चाहिए, मगर ये है कि एप्लीकेशन के लिए जो लिंक होना चाहिए या फिर फॉर्म वगैरह फिल करना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो इसके ऐसे समझे कि दो तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि आपने अगर से सपोज ये एडवर्टाइजमेंट किसी वेब पेज पे देखी है, लिंक्डइन पे देखी है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो उन्होंने उमूमन एक गूगल फॉर्म उसके साथ दिया होता है, वो ही आपने फिल करना होता है। जैसे सपोज ये है एक पोस्टडॉक एप्लीकेशन का फॉर्म है, गूगल फॉर्म ही है, और वो क्या कहते हैं उसको अभी तक बंद रखा हुआ है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप साल में हर वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब भी आप दिल करे आपका। तो एप्लीकेशन के लिए इस तरह का एक गूगल फॉर्म होता है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, ईमेल, ईवी और क्या कहते हैं बाकी सब कुछ, वो आता है सिर्फ सिंपल एक फॉर्म होता है, उसमें सबमिट करना होता है। तो ये लिंक आपको क्या कहते हैं अगर उस एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रही तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम उसको दूसरे तरीके से ढूंढ सकते हैं। जब इनकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन होती है, तो यहाँ पे आप इससे डायरेक्ट गूगल का फॉर्म आएगा, वो फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह का। मगर अभी ये क्लोज की हुई है, तो आप फिलहाल इस लिंक को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका सीन ये है कि इसको ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं अभी, क्योंकि रिसेंटली मैंने अप्लाई किया हुआ था, काफ़ी और दोस्त वगैरह आ रहे हैं जिनका इंटरव्यू वगैरह हो रहा है। तो अभी हम उस तरीके की तरफ जाते हैं कि दूसरे हम किस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप सेंटर देख लें, ये क्या कहते हैं 15-16 सेंटर में से आपका रिलेवेंट सेंटर कौन सा है, जो भी है ठीक है। उसके साथ साथ इनके एक और है, क्या कहते हैं कि हाँ मतलब दो टाइप के सेंटर्स, एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है, एक क्या कहते हैं दूसरे को ये कहते हैं, और दूसरे को ये कहते हैं अप्लाइड रिसर्च सेंटर। उसके बाद एक वो है जॉइंट रिसर्च सेंटर, मतलब तीन के डिफरेंट सेंटर्स हैं, आप तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आ रही है तो बाद में कंटिन्यू करते हैं इसको। या तो अगर लिंक काम नहीं कर रही तो दूसरी सूरत में क्या किया जाए ना, तो सबसे पहले आप अपना सेंटर अपने मेजर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करें। जैसे सपोज मैं इसको शॉर्टलिस्ट करता हूँ एडवांस मटेरियल से रिलेटेड, तो ये आ गया पेज की वेबसाइट पे। तो यहाँ से आप चेक करें इनकी मतलब फैकल्टी, यहाँ पे जितने भी ये डायरेक्टर आप इनको ईमेल कर सकते हैं अगर इसका प्रोफाइल की रिसर्च डायरेक्शन आपकी सेम है। लीड रिसर्च साइंटिस्ट है वो ईमेल कर सकते हैं, सीनियर साइंटिस्ट है, प्रिंसिपल रिसर्च साइंटिस्ट है, फैकल्टी में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट है, एसोसिएट है, मतलब लेक्चरर को छोड़ के बाकी तकरीबन आप इनको ईमेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं पोस्ट डॉक्टरेट। तो अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा तो आपको ये लिंक प्रोवाइड करेंगे अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपने ये जो दूसरे गेस्ट फैकल्टी है पोस्ट डॉक्टरेट है उनको ईमेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, इनका प्रोफाइल भी पढ़ सकते हैं कि इनका क्या सूरत हाल है और इनका प्रोफाइल किस तरह का था, इनके पेपर्स जो है वो किस तरह के थे जिसकी वजह पे वो क्या कहते हैं यहाँ से पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो हुई है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई इन बंदों का जो है प्रोफाइल किस तरह, क्योंकि यहाँ पे सबका तकरीबन गूगल स्कॉलर का जो है प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से आपने जितने भी आपके प्रोफाइल से रिलेटेड प्रोफेसर हैं जिनकी रिसर्च आपसे अलाइन करती है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं और मेक श्योर करें कि उनको डिफरेंट डेज पे ईमेल करें और आपका प्रोफाइल जो है वो उनसे कम 50-80% मैच हो रहा हो। अगर इससे ज़्यादा मैच होगा तो आपके चांसेस जितना मैच ज़्यादा होगा उतना मतलब उनका जो काम कर रहे हैं और आपका जो आपने काम किया हुआ है पीएचडी में वो दोनों का काम अलाइन होना चाहिए, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ से आप इनकी ईमेल उठा सकते हैं और क्या कहते हैं ईमेल उठाते साथ साथ कोशिश करें कि डायरेक्टर को भी सीसी किया करें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त ईमेल प्रिपेयर करें। ईमेल में क्या क्या होना चाहिए
पे हम थोड़ी देर में बाद में बात करते हैं। और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी क्या अपलोड करें और कौन से डॉक्यूमेंट्स वो भी तो से सपोज यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि तो अपने प्रोफाइल के हिसाब से सेंटर भी सिलेक्ट कर दिया होगा और आपने प्रोफेसर भी सिलेक्ट कर लिया होगा। और क्या कहते हैं अभी हम चलते हैं कि सीवी में क्या होना चाहिए, सीवी क्या कहते हैं किस तरह बनानी चाहिए, और उसके बाद ईमेल की हम बात करते हैं कि सीवी में क्या क्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ सीवी को आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए टेलर किस तरह कर सकते हैं। सीवी में सबसे पहले आपकी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर करें कि इसमें अपना एनआईसी नंबर, आईडी, ये सारी चीजें ना हो, इसकी कोई खास इम्पैक्ट नहीं। और यहाँ पे सेक्स जैसे वो मेल फीमेल वाला लिखा होता है वो आपकी फोटो से ही अंदाजा कर लेते हैं कि आप मेल हैं कि फीमेल। वो नहीं, एड्रेस भी दो दो तीन तीन एड्रेस लिखी होती हैं, दो दो ईमेल लिखी होती हैं। मेक श्योर करें कि वो ऐसी सारी चीजें ना हो उसमें। और आपका प्रोफाइल फोटो क्लियर एक क्या कहते हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म का बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं आजकल जिस तरह मैंने तो। अच्छा, उसके बाद मेन जो है वो आपका और भी सेक्शन है, उसमें आप एक से समझे कि पूरा जो एक समरी है कि आप कौन क्या पढ़ा हुआ है, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है, कितनी पब्लिकेशंस हैं, और उसके अलावा आपकी साइटेशन कितनी है, कौन सी चीज पे क्या कहते हैं आपने काम किया हुआ है। 3 to 5 लाइन मतलब उसमें आपने कंक्लूड करना है। उसके बाद आप क्लियरली रिसर्च इंटरेस्ट मैच होनी चाहिए, और मेक श्योर करें ये आपकी जो भी रिसर्च इंटरेस्ट लिख रहे हैं वो सेम होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था सेंटर्स का, उससे रिलेटेड। मतलब आपके कीवर्ड्स जो है ये सर्च वर्ड्स जो है कीवर्ड्स इस तरह के जो सेंटर से रिलेटेड हों या जिस तरह की सेंटर की रिक्वायरमेंट है उस तरह का होना चाहिए। और उसके बाद जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपने काम किया हुआ है, उसके साथ साथ आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होनी चाहिए। और उसके साथ उसके बाद जो है आपकी एजुकेशन, सबसे पहले पीएचडी, पीएचडी के बाद मास्टर्स, मास्टर्स के बाद क्या कहते हैं बैचलर, और उसमें की सब्जेक्ट्स जो भी आपने पढ़े हुए हैं और जो है आपकी थीसिस टॉपिक्स हैं वो भी लाजमी लिखे हुए होने चाहिए। और आपकी परसेंटेज कितनी है, ग्रेड क्या है, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है मेन प्रोजेक्ट्स। अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जाहिर बात है आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए, बैचलर में थीसिस क्या होगा हमारी। और कोशिश करें कि जो भी जिस भी पेपर पे आपने काम किया हुआ है, जिस लैब पेपर प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, उसको क्या कहते हैं 3 to 5 लाइन्स में समराइज करें। एक तो उसका टॉपिक होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट था, काम किया तो उसका एम क्या था, उसमें आपके रिजल्ट्स क्या थे प्रोजेक्ट के। अगर आपकी कोई फंडिंग है तो साथ में वो भी मेंशन कर दें कि इस तरह के कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ अगर आपने कोई कोलाब्रेशन वगैरह की हुई है मतलब बाकी कंट्रीज के तो बेहतर है वो भी आप मेंशन कर दें कि ये कहते हैं आपने किधर किधर कौन कौन से प्रोफेसर या पीएचडी स्टूडेंट्स है जहाँ पे भी जिस भी कंट्री कोलाब्रेशन की है उसकी डिटेल्स आप ऐड कर देते हैं। ये एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि बंदा ये जो है वो क्या कहते हैं कोलाब्रेशन जानता है, ही नोज हाउ टू वर्क इन इंटरडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड डाइवर्स डाइवर्स रिसर्च एनवायरनमेंट। और उसके बाद आपके जो भी ऑनर्स एंड एवार्ड्स हैं जो भी के वो आप ऐड कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी क्या कहते हैं टोटली रिलेटेड टू अकेडमिक साइड, वो आपकी सोशल लाइफ में भी हो सकते हैं। कोई आपने सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था सोशल वेलफेयर, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई आपने ऐसे सपोज डोनेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज की थी फ्लड विक्टिम्स के लिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कोई स्कॉलरशिप वगैरह विन की हुई है तो आप वो भी लिख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप जितनी भी बोलते हैं तो वो लिख सकते हैं। उसके साथ आखिर में आपकी वेरी क्लियर एक लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन में ऐड करने का तरीका ये है, पेपर सबसे पहले जो भी ऑथर्स हैं, अगर आप फर्स्ट ऑथर हैं तो मैंने तो इस तरह किया है अपने नाम के बाद जो ईटीएल लगा दिया है, उसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर, उसके बाद जर्नल का नाम, वॉल्यूम, पेज नंबर और इशू पेज नंबर, और लास्ट में क्या कहते हैं उसका साल। उसके बाद क्या कहते हैं उसकी एसीआई इम्परफेक्ट क्या है और जो है रैंकिंग कौन सी है, मतलब क्यों1 है। और जो मेरे फर्स्ट ऑथर पेपर है वो क्या कहते हैं कितने, वो मैंने अपने नाम को हाईलाइट किया हुआ है ताकि अगले बंदे को आसानी हो जाए देखने। और आखिर में मैंने क्या कहते हैं उनको बताया हुआ है कि 12 से ज़्यादा मेरे पब्लिकेशन है, उनमें जो 6 हैं फर्स्ट ऑथर के हैं, और टोटल नंबर ऑफ साइटेशन ये है, एश इंडेक्स में ये है, राइट 10 इंडेक्स पूरा। अच्छा, उसके साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स में सॉफ्टवेयर स्किल्स आपके कौन से हैं, आप मतलब कौन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, और ग्राफिक्स में आपने क्या कहते हैं जो भी सॉफ्टवेयर आपको होते हैं वो से टेक्निकल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टराइजेशन स्किल ये जितने भी हैं आप ये ऐड कर सकते हैं जितनी भी आपके पास
टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आप जो भी चला सकते हैं वो भी लिस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और कोई भी, ये तो मेरे हिसाब से है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आखिर में आपने रेफरेंसेस ऐड कर, रेफरेंसेस में आपके प्रोफेसर जिससे के साथ भी आपने काम किया हुआ है और उसका फुल टाइम नाम होना चाहिए, और उसकी क्या कहते हैं ईमेल होनी चाहिए, उसकी एफिलिएशन होनी चाहिए कौन से स्कूल से, और उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो इस तरह की ये जो है CV और लोग, अभी ये लाजमी नहीं है कि आप इनको पास की CV भेजें। आप काफ़ी सारी और वेबसाइट्स हैं जो कि ऐसी CV बना सकते हैं। और वंस अगर आप CV बना लेते हैं तो मेक श्योर करें, उसको ChatGPT को कहें कि भाई इसको चेक कर और मुझे इम्प्रूवमेंट्स जहाँ पे ज़रूरत है वो बताओ। तो जो भी इम्प्रूवमेंट्स की लाइन बाय लाइन वो चेक करेगा, इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होगी बताएगा। और आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज़ करें, और CV की लेंथ कम से कम होनी चाहिए। मेरी भी 4 पेजेस की जा चुकी है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा कम करूँ। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपनी CV सेट कर ली है, टेलर कर ली है कॉल सेंटर। अभी हम बात करेंगे ईमेल की, और ये ईमेल आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए। ये एक जनरल मतलब एक फॉर्मेट है। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेरी ईमेल किस तरह थी जिसने मुझे हेल्प किया टू विन दिस पोस्ट डॉक्टरेट। और मैंने इवन PhD में भी इस तरह की ईमेल था, उसी को मैं टेलर करता हूँ। तो सबसे पहला जो है आपका डियर प्रोफेसर, जो भी उसका नाम है पूरा नाम लिखें, और उसके बाद इस तरह का कोई सेंटेंस ओके खुश होगा इस तरह सेंटेंस लिखने। और उसके बाद जो भी आपका इंट्रोडक्शन है ना, वो ने आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है और क्या कहते हैं कहाँ से की है, और उसके दौरान आपने क्या किया था, आप वो सब कुछ बता दें। तो अगर आपने क्या कहते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स किए थे, जिस सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ था, मेक श्योर करें कि ये जो मतलब 3-4 लाइन्स हैं, 5 लाइन्स हैं, वो आपकी क्या कहते हैं बिल्कुल ही मतलब उस प्रोफेसर से रिलेवेंट है। यहाँ पे कोई ऐसी उल्टी सीधी और मतलब चीज ना हो। ये यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर, वो टूल्स, प्रोजेक्ट्स जो भी उनसे रिलेटेड है वही लिखने हैं, इससे हट के नहीं जाना। तो ये इस तरह मतलब पहला जो आपका पैराग्राफ हो जाएगा इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड के आप तो हैं कौन, आपने क्या किया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद जो है आपकी PhD की मास्टर्स की जो भी आउटकम्स है ना, उसके बारे में बताएं। जिस तरह मैंने इनको, अच्छा इसके पहले क्या कहते हैं ये है कि इस सेंटेंस में जो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड वाला, उसमें मेक श्योर करें कि स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स यूज करें। जिस तरह मैंने किया हुआ है, आई सिंथेसाइज्ड, उनको लगे कि भाई ये काम आपने खुद किया हुआ है ना, वी इवैल्यूएटेड, एम्प्लॉयड, इन्वेस्टिगेटेड, इस तरह के आप क्या कहते हैं एक्शन वर्ड, स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स जो है वो यूज करें। दूसरे में आप उनको आउटकम्स बताएं कि भाई आप कितने पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें और उनका इम्पैक्ट क्या है, और क्या कहते हैं उसके अलावा कौन से जर्नल्स में किन बंदों के साथ, कौन से प्रोफेसर के साथ आपने कोलैबोरेशन की हुई है, इसको लाजमी हाईलाइट करें। और इसके अलावा जो तीसरा मेन पैराग्राफ है, आप उनको बताएं कि भाई आप सेंटर में आएंगे तो कौन सी टॉपिक पे काम करेंगे, और मेक श्योर करें जो भी टॉपिक आप प्रपोज कर रहे हैं वो आपकी प्रोवाइडर को ईमेल करें, जिस प्रोफेसर को उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे ऐसी टॉपिक प्रपोज कर दें जो उनके सेंटर से या उस प्रोफेसर से रिलेवेंट ही ना हो, तो फिर फायदा नहीं। पहले उनको बताएंगे भाई आपका जो काम मैंने जो है इस तरह से रिलेटेड है, और उसके साथ टॉपिक का और रिसर्च प्लान भी आपने ऐड करना है। इसके मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब 2-3 पेजेस का रिसर्च प्लान काफ़ी है। और उसके बाद आपने एंडिंग में आपने लाजमी तौर पे ये जुमला लिखना है, रिलेटेबल टाइम फॉर ठीक है, उनको लगे कि भाई ये बंदा अभी से रेडी। ये हो जाएगी एक शॉर्ट एंड कंसाइज ईमेल। और आखिर में क्या कहते हैं आपकी इस तरह की कोई एंडिंग होनी चाहिए जिसमें आपका नाम, डिग्री, ईमेल, विचेट, विचेट को खैर जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप, गूगल स्कॉलर, रिसर्च किए थे यहाँ के इस तरह की। मैं तो गूगल स्कॉलर की वो बंद हो गया था। अच्छा, अटैचमेंट में आप ये सबसे पहले आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लिखें, जो भी आपका जिस तरह का डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम उस तरह चाहिए। जैसे पहले मैंने इनको भेजा हुआ है CV तो शक्ल, BSMS डिग्री सर्टिफिकेट, PhD डिग्री सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट PhD, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिप्रेजेंटेटिव पेपर, मतलब आपके अगर 10-12 पेपर्स हैं उनमें से आप चाहते हैं जो बिल्कुल ही रिलेवेंट हो ना इस सेंटर से, आप सुपरवाइजर वो उसको भेजें ताकि पेपर्स आप काम देके अंदाजा कर सके क्या कहते हैं जो आपका काम है बिल्कुल उससे अलाइन। ये मैंने इनको गलती से भेज दिया था चाइनीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट वाला, हालांकि नहीं चाहिए था। तो साथ में भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मतलब आप अपनी रिकमेंडेशन जो भी आपके लिए दे सकते हैं वो, और रिसर्च प्लान लाजमी अटैच कर, 2-3 पेजेस का रिसर्च प्लान वो देना है। तो ये हो जाएगी आपकी रिसर्च ईमेल, और ये ईमेल आप उसको
सुपरवाइजर को वो सीसी डायरेक्टर को आपने सीसी में लाजमी रखना है। अगर आपका क्या कहते हैं डायरेक्टर के साथ ही डायरेक्ट काम रिलेवेंट है तो फिर आप डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्टर को ईमेल करें, और वंस आपकी ईमेल जाएगी तो क्या कहते हैं आपके इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए आएंगे। और ये सेम ईमेल मैंने पहले बताया यूज कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। बाकी क्या कहते हैं इसके अलावा अभी आगे चलते हैं कि इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो वंस आपकी क्या कहते हैं सीवी और ईमेल और बाकी डॉक्यूमेंट्स पहले बताए हैं वो रेडी हो गए, तो अब आप रेडी है ईमेल करने के। तो आप जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं और ईमेल को एक मरतबा पढ़ें, दूसरी मरतबा पढ़ें, और क्या कहते हैं अगर आपका किसी दूसरे दोस्त के साथ होता है जो कि पढ़ रहा है तो उससे ईमेल लाजमी रिव्यू करवाएं, अपनी सीवी रिव्यू करवाएं। अगर आपका रिसर्च प्लान है तो अभी वो भी रिव्यू करवा लें अगर वो आपकी फील्ड का है तो। और क्या कहते हैं उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं और समझ रहे हैं कि नाउ इज एवरीथिंग रेडी, तो आप अपने किसी भी क्या कहते हैं जो भी प्रोफेसर फील्ड में आपके साथ काम कर रहा है तो उसको ईमेल करना शुरू कर दो। यह है कि मेक श्योर करनी है एक बात की कि आप जिस भी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं आपकी जो ईमेल है वो टारगेट उसको करें कि आप और उसका रिसर्च किस तरह अलाइन है, और जो फ्यूचर में आप कोर्स करने जा रहे हैं उसके साथ जो प्लान करने हैं कि मास्टर पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट के दौरान मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा, वो मतलब बहुत ही रिलेवेंस होना लाजमी, क्योंकि ये मतलब ऐसे समझिए कि KCPM पोस्ट डॉक्टरेट को हायर इसलिए करती है कि वो बंदे आए यहाँ पे रिसर्च करें ताकि रिसर्च पब्लिकेशंस प्रोड्यूस हो और नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बढ़े और उसके साथ नंबर ऑफ पेटेंट्स बढ़े। तो आपकी रिसर्च अलाइनमेंट जो है वो प्रोफेसर के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी क्या कहते हैं रिसर्च अलाइनमेंट नहीं है तो मेरे ख्याल में आपको रिप्लाई आने के चांस ऑलमोस्ट जीरो, अनटिल अनलेस फिर भी आपने कोई ऐसा सुपर आइडिया दे दिया हो रिसर्च प्लान में जो उनको पसंद आ जाए तो वो आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उम्मूमन ये होता है जैसे ही आपने ईमेल की तो आपके पास तो यहाँ तो आपको रिप्लाई आएगा यस का, या यहाँ तो रिप्लाई आएगा नो। तीसरा स्टेप क्या कहते हैं वो आपको कोई और कहानी कर सकते हैं जैसे फिलहाल सीट नहीं है, मतलब ये भी एक नो ही है, एक पोलाइट वे टू रिजेक्ट। वंस आपने यस का क्या कहते हैं आपको ईमेल आ गया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो अगर आपका सुपरवाइजर है वो बात करता है बैकग्राउंड में अपने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और बाकी जो भी इस इंस्टीट्यूट के बंदे हैं, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डायरेक्टर, एचआर के कुछ बंदे वो मिलके एक टीम मतलब बनाते हैं। उस टीम में डिपेंड करता है हर इंस्टीट्यूट में वो चेंज करता है, किस में 5 होते हैं, किस में 6 होते हैं, किस में 8 होते हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं उनसे बात होती रहती है इंटरव्यू के वाले से। वो एक टीम मतलब बिल्ड करते हैं, वो टीम आपसे इंटरव्यू ले, इंटरव्यू की डेट आपको 10 दिन पहले बता देते हैं कि फला डेट को आपका इंटरव्यू होगा, आप 10 मिनट की पावरफुल प्रेजेंटेशन बना लें और उसके बाद क्या कहते हैं उस डेट पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पीपीटी मेक श्योर करें आपकी बहुत ही जबरदस्त बनी होनी चाहिए, और हाई क्वालिटी फिगर्स यूज क्या करें, टेक्स्ट कम यूज क्या करें, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए जिस तरह आपने क्या कहते हैं अपनी सीवी प्लान की हुई है इसी तरह आपकी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपका बैकग्राउंड मतलब आप हैं कौन सी डिग्री की हुई है, बैचलर मास्टर्स पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटी से की हुई है, उसके दौरान आपकी परसेंटेज, उसकी सीजीपीए कितनी थी, ये सब कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए। और दूसरे स्टेप में आपने वर्क एक्सपीरियंस आपका कौन सा वर्क था, उसके दौरान आपकी जॉब्स क्या थी, उसके बाद क्या कहते हैं आउटकम्स क्या आपकी क्या कहते हैं कितनी पब्लिकेशंस हैं, कितने पेटेंट हैं, या क्या कहते हैं और कितनी स्कॉलरशिप की हुई है और कितनी कोलाबोरेशंस की हुई है। उसके बाद अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो आपने मास्टर्स में की, पीएचडी में की है, मास्टर्स में की है, उनके या पोस्ट डॉक्टरेट एक और करके आ रहे हैं तो उसमें के दौरान जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है मेक श्योर करें हर प्रोजेक्ट की सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 स्लाइड से ज्यादा काम करें तो 2 स्लाइड सब कुछ आपने उसी में कवर करना है। ये नहीं है कि आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बताना है उसी, क्योंकि आपको प्रेजेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दिए जाते हैं। तो आपकी सीवी जो पीपीटी है वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव और डिजाइन होनी चाहिए आपकी जैसे ही वो स्लाइड देखे बंदा या इंटरव्यूअर जो भी है ताकि उनको आपकी पूरी कहानी कि इस बंदे ने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया हुआ था, इसने क्या कंट्रीब्यूट किया था और पेपर ने या इस प्रोजेक्ट में क्या मतलब कौन सा प्रॉब्लम जब प्रोजेक्ट्स के बाद क्या कहते हैं आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन की हुई है तो वो भी ऐड करें कि फलां यूनिवर्सिटी से फलां बंदे के साथ फलां पोस्ट फलां चीज पे फलाने प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेशन की हुई है, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं आपने
फ्यूचर प्लान, रिसर्च प्लान जिस पे जाएंगे, एक दो स्लाइड्स उस पे होनी चाहिए, एक दो स्लाइड्स आपकी इस बात पे होनी चाहिए कि मतलब आप इस ग्रुप के लिए या इस प्रोफेसर के साथ किस तरह रिलेवेंट है, आखिर में आप केएफयूपी में क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ वो आपके फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं, और केएफयूपी में किस तरह उनके साथ उनको अचीव करने में हेल्प किया। आखिर में आपकी लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन होनी चाहिए। और अभी मैं आपको अपनी पोस्टडॉक्टरेट वाली पीपीटी भी दिखा देता हूँ एक मरतबा, जो मैंने खुद प्रेजेंट की थी इस इंटरव्यू में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक इंटरव्यू पीपीटी होती है। इंटरव्यू पीपीटी है पोस्टडॉक्टरेट के लिए, मास्टर्स के लिए, या क्या कहते हैं पीएचडी के स्कॉलरशिप के हवाले से स्पेशली, तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, जिस भी यूनिवर्सिटी का वो इंटरव्यू है आपका, उसका लोगो इस्तेमाल करना चाहिए आपको, उसका नाम इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद पोस्ट इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो मास्टर प्रेजेंटेशन, या पीएचडी के लिए तो पीएचडी कर लें। बाद में आपका नाम होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं डेट वगैरह जो भी है, मेक श्योर करें कि आपका स्लाइड नंबर होना लाजम। और उसके बाद जो है आपकी दूसरी क्या कहते हैं स्लाइड जो है, दूसरी स्लाइड में आपके कंटेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले एकेडमिक बैकग्राउंड से स्टार्ट करनी है आपने, कि आपने माजी में क्या क्या पढ़ा हुआ है। उसके बाद रिसर्च प्रोफाइल, उसमें बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के थीसिस प्रोजेक्ट्स डिफाइंड, उसके उस पर बात करनी है आपने। उसके बाद पब्लिकेशन नंबर 3 पे, चौथे नंबर पे आपने रिसर्च प्लान के फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं, 5वें नंबर पे आपके जो है वो फ्यूचर गोल्स के मतलब पोस्ट डॉक्टरेट के बाद आपके क्या। उसके बाद आपकी एक स्लाइड, इस तरह की एक स्लाइड होगी जो मतलब एक नए चैप्टर को, जैसे हमारा ये नया सेक्शन शुरू हो रहा है बैकग्राउंड का, तो उसको मतलब रिप्रेजेंट करेगी। इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, विद इन सेकंड्स करना। नाउ आई विल टॉक अबाउट एकेडमिक बैकग्राउंड, और उसके बाद आगे चले जाना है। कुछ बंदे कहते हैं नंबर ऑफ स्लाइड्स बढ़ जाएंगे, ये नंबर ऑफ स्लाइड्स नहीं बढ़ाएगा। एकेडमिक बैकग्राउंड में आपने सारी अपनी बैचलर से लेके के पीएचडी तक जितनी भी जर्नी है उसके बारे में बात करनी है, और उस कहाँ से पढ़ा है, क्या सीजीपीए वगैरह, उसकी सारी डिटेल आपने ऐड कर देनी है। और उसके बाद जो भी सेमिनार आपने अरेंज किए हुए हैं, और यहाँ क्या कहते हैं इसके अलावा जो भी क्या कहते हैं स्कॉलरशिप की हुई है, वो सब आप फिट कर सकते हैं स्कॉलरशिप एंड सेमिनार में। और उसके बाद कोई भी सर्टिफिकेट्स आपने किए हुए हैं तो उसके उसकी भी आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट सर्टिफिकेट है, कोई आपने मेडल वगैरह जीता हुआ है उसका सर्टिफिकेट, अवार्ड है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं उसको। और उसके बाद जैसे ही दूसरा सेक्शन आएगा उसी तरह एक नई खाली ब्लैंक स्लाइड इस तरह की ऐड करेंगे। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट माय रिसर्च प्रोफाइल। रिसर्च प्रोफाइल में मेजर आपने पहले पहले बताना है कि आपका जो मेन काम है वो किन डायरेक्शन, दो तीन जितने भी आप रखना चाहें उस हिसाब से करें। फिर उनको सब क्लासीफाई करेंगे, और मेक श्योर करें यहाँ पे उनको एक इस तरह की स्लाइड दिखाने का फायदा ये है कि आप उनको लगेगा कि भाई इस डायरेक्शन में आपने काम किया हुआ है। जो मैंने पहले प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दिखा रहा था पोस्ट अपडेट की, वहाँ से आपने आइडिया लेना है कि भाई इनका काम किस किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस तरह की टेक्निक से यूज़ कर रहे होंगे, और किस तरह के टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। मेक श्योर करें यहाँ पे वो सारी की सारी टॉपिक्स आपने वही हिस्सा जानी है, जो जिस पे वो मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। उसके बाद फिर आपने जो भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताते जाना है कि प्रोजेक्ट 1 ये था, प्रोजेक्ट 2 ये था, फिर पीएचडी की थीसिस टॉपिक ये थी, या मास्टर्स की थीसिस टॉपिक ये थी, कहाँ से की थी, और उसका मेन क्या थीम था। तो इस तरह करते करते आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनके बारे में बता दीजिए। और उसके बाद आप जाएंगे, जैसे आपकी ये मतलब पूरा आपका रिसर्च प्रोफाइल बता रहे हैं आप अपना ये। उसके बाद ऐसे समझें कि तीसरे नंबर पे हम पब्लिकेशन जितना वो उसको करेंगे कि भाई बताएंगे मैंने कितनी पब्लिकेशंस की हुए हैं, कौन से जर्नल्स हैं, कौन से कॉन्फ्रेंस में, और उनका इम्पैक्ट क्या था। मेरी ग्लोबल कोलैबोरेशन की एक स्लाइड ऐड कर देंगे, भाई मैंने कहाँ कहाँ किस किस के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, और कोलैबोरेशन के आउटकम्स क्या थे, कौन से प्रोजेक्ट्स थे, या कौन से पेपर थे, या कौन से पेटेंट्स वगैरह थे तो आपने मतलब विन किए हुए थे। उसके बाद फिर आपने पब्लिकेशन इस तरह एक सीन दिखाना है कि भाई कितनी पब्लिकेशन, फिर इस तरह के बाद आपने सिर्फ इधर देखे मैंने इसको बताया 4 पेपर से फर्स्ट ऑथर 3 Q1 एंड 1 इज Q2 and 2 more are under publication। तो ये आप मेरे मतलब पीएचडी का प्रोफाइल था। तो इस तरह आप और कोलैबोरेशन वाले पब्लिकेशंस इसको आप एक ना एक करके इम्परफेक्ट नहीं बताना है कि ये कहते हैं इसका ये था ये था। इसमें सिंपली आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ पब्लिकेशन कितने थे मेरे,
एज अ फर्स्ट ऑथर इतने हैं, एज अ को ऑथर इतने हैं, और उसके बाद अपने अपना गूगल प्रोफाइल दिखाना है कि भाई मैंने इतने पेपर पब्लिश किए हुए हैं और मेरी जो साइटेशन है इतनी है, एश इंडेक्स इतनी है। अगर एश इंडेक्स है तो मेरे ख्याल में अब बढ़ गई है मेरी काफ़ी, अभी ये पुरानी है 50। और ये क्या कहते हैं, अगर आपका पेपर कहीं किसी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वगैरह पब्लिश हुआ है तो वो भी दिखा सकते हैं। उसके बाद चौथे में आप बात करेंगे रिसर्च डायरेक्शन की, कि आप किस मतलब टॉपिक पे काम करेंगे। उसका एक मेन आपकी 4-5 ऑब्जेक्टिव जो है वेरी क्लियर होने चाहिए, मेथोडोलॉजी पास करनी चाहिए आपको, और उसका एक शेड्यूल दे सकते हैं कि भाई कितने टाइम का होगा और किस तरह आप फिल करेंगे। उसके बाद फ्यूचर गोल्स, और फ्यूचर गोल्स में तो उसके बाद आपने बात करनी है कि हाँ KFUPM मेक श्योर करें कि आप जो सेंटर में चीज़ें अवेलेबल हैं, जो रिसर्चर्स उनके फेमस हैं उनके यहाँ पे नाम लेने हैं, जो लैब्स उनकी फेमस हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स फेमस हैं, जो पेटेंट उन्होंने फाइल किए हुए उन चीज़ों को फोकस में रखते हुए आपने ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद फ्यूचर गोल्स आपने बताने हैं कि आपके इधर के बाद क्या कहते हैं, इस ड्यूरिंग पोस्ट डॉक्टरेट आपके क्या गोल्स हैं, और आफ्टर पोस्ट डॉक्टरेट आपके जो है फ्यूचर गोल्स क्या है। वो इस तरह की एक थैंक यू स्लाइड होनी चाहिए, ये हो जाएगी आपकी एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पीपीटी। ये पीपीटी मैंने जो दिखाई है थोड़ी ज़्यादा थी, 45 स्लाइड्स थी। ये मैंने वेरीफाई नहीं की थी किसी ज़माने में, ये मेरी जो स्पेशली मैंने यूज़ की थी किंगफर के लिए, टेलर्ड 10 मिनट के लिए जो पीपीटी बनाई थी वो मेरी डिलीट हो गई थी, तो इसलिए मैंने आइडिया देने के लिए ये भी दिखाई। तो अभी हम क्या कहते हैं जाते हैं इंटरव्यू की तरफ से। इंटरव्यू में वो कौन से सवाल होते हैं पूछते हैं, या आप लोगों को किस तरह इंटरेक्ट करना चाहिए उनके साथ, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे सपोज अभी आप इस स्टेज पे हैं कि आपने पीपीटी बना लिए और इंटरव्यू आपका होने वाला है, तो ये शॉर्टलिस्ट करते हैं। उम्मीद है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ कि शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो इस तरह की एक ईमेल आएगी, जिससे पहले उन्होंने आपकी डिग्रीज वगैरह, सीवी या कुछ भी वो मांग सकते हैं, सुपरवाइज़र कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने उसको ईमेल में भेजे थे, तो कुछ भी। तो मुझे इन्होंने इस तरह की ईमेल मतलब रिप्लाई किया था कि जो हमने कम्युनिकेशन की, तो आपका इंटरव्यू होगा फलां तारीख को, फलां डेट को, फलां टाइम पे। और ये तकरीबन मुझे 10 या 15 दिन पहले बताया था इंटरव्यू का। और इंटरव्यू में आपने प्रेजेंटेशन 10 मिनट की बनानी है on your profile and summary of your research activities and experience and how you can contribute to the center। ये मतलब जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही पीपीटी बताई हुई है, उस तरह के ही मतलब वो सब कुछ होगा। और अमूमन क्या कहते हैं इंटरव्यू में जो है 5 से 10 बंदों के बीच में हो सकता है, और आपके इंटरव्यू 2 भी हो सकते हैं, आपका इंटरव्यू 1 भी हो सकता है। मेरे केस में एक ही इंटरव्यू हुआ था, उसमें 6 बंदे थे, और मेरा एक दोस्त था, उसके केस में उसके 2 इंटरव्यू हुए थे। पहला 1-to-1 प्रोफेसर के साथ हुआ, दूसरे में क्या कहते हैं फिर वो 5-6 बंदों का पैनल था। तो इस तरह आपका इंटरव्यू होगा अगर क्या कहते हैं आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि आपके हम जो इसमें बात करने जा रहे हैं कि पोस्ट डॉक्टरेट के इंटरव्यू में, या मास्टर्स के, या इवन पीएचडी के, जो स्कॉलरशिप इंटरव्यूज होते हैं या पीएचडी पोजीशंस के इंटरव्यू होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, या उनमें कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं आपसे। तो ये वीडियो सिर्फ पोस्ट डॉक्ट वाले के लिए नहीं है, पीएचडी मास्टर्स वालों के लिए भी है। मतलब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ यहाँ पे होगा कि जहाँ पे वो पीएचडी की रिसर्च की बात कर रहे होंगे, वो मास्टर्स की बात करेंगे। अगर आप इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएचडी पोजीशन, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको बैचलर की रिसर्च के बारे में, बैचलर से सवाल पूछेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपने जो अपने पीपीटी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई या पहले वीडियोस में बता चुका हूँ मैं, तो आपने पीपीटी प्रेजेंट करनी होगी। अराउंड अबाउट 10 मिनट का टाइम देते हैं उन्होंने, कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है टाइम। तो पहले आप वो पीपीटी प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद जो है वो आपसे ये सवाल पूछना शुरू करते हैं कि सवाल कुछ आपके रिसर्च बैकग्राउंड, पब्लिकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल हो सकते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा बहुत कैटेगराइज किया हुआ है। पहले मैं बैकग्राउंड के बारे में, पब्लिकेशन के बारे में, दूसरे में टेक्निकल स्किल्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे,
और उसके बाद रिसर्च फिट एंड कंट्रीब्यूशन टू KFUPM या जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आखिर में प्रेजेंटेशन, टीचिंग एंड करियर गोल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये 4 मेन मतलब पोर्शन हो सकते हैं इंटरव्यू में 5 बंदों से 10 बंदों के बीच में मतलब होंगे इंटरव्यूअर्स। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री जो भी रिसर्च होगी आपसे उसके बारे में पूछेंगे कि भाई उसमें आपने क्या किया था, ठीक है, आपकी की कंट्रीब्यूशन क्या थी, उसकी क्या कहते हैं की एप्लीकेशंस क्या थी, आपके पब्लिकेशंस जो भी आपने बताए हुए हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। और क्या मेथडोलॉजीज आपने यूज़ की थी अपने काम को करने के लिए, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे, और आपके मेन लिमिटेशंस क्या थे आपकी रिसर्च के, आपने कौन से प्रॉब्लम फेस किए थे और वो प्रॉब्लम्स आपने किस तरह सॉल्व किए थे, और क्या कहते हैं आपकी रिसर्च प्लान क्या है फ्यूचर में। अगर आप इधर यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट के लिए आ रहे हैं तो आप पोस्ट डॉक्टरेट के दौरान कौन कौन से प्रोग्राम या कौन से रिसर्च डायरेक्शंस में काम करेंगे, व्हाट इज़ योर रिसर्च प्लान। तो इन चीज़ों के वेरी कंसाइज और टू द पॉइंट आपने जवाब देने, इधर उधर नहीं घुमाना किसी भी चीज़ को। तो और दूसरे सेक्शन में यह है कि मेन टेक्निकल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने अपनी थीसिस में या अपने प्रोजेक्ट्स में कौन सी एक्सपेरिमेंटल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज़ की थी जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था, कौन सा कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज़ की थी या कौन सा कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था, और क्या कहते हैं कौन सी करेक्टराइजेशन टेक्निक्स आपको आती हैं, कौन सी क्या कहते हैं टेस्टिंग मशीन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आपको पूछ सकते हैं आपने उनके दौरान, या जितने भी आपने टेक्निक्स यूज़ किए हैं उनके दौरान आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैलेंज कौन सी फेस की थी, और उस चैलेंज को आपने सॉल्व कैसे किया था, और क्या कहते हैं हाउ डू यू ट्रबल शूट व्हेन रिजल्ट्स आर इनकंसिस्टेंट एंड अनएक्सपेक्टेड। अगर आपके रिजल्ट्स जो है वो क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट है, वेरिएंट है, हर दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट हो रहा है, तो उसको आपने किस तरह ट्रबल शूट किया था, और क्या कहते हैं उसको आपने किस तरह सॉल्व किया था। तो टेक्निकल सेक्शन में ये इस तरह के कुछ सवाल हो सकते हैं आपसे। और उसके बाद मेन जो है क्या कहते हैं कि आप KFUPM क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहते हैं प्रोफेसर के साथ या डिपार्टमेंट के साथ या लैब के साथ या सेंटर के साथ जो उसका विजन है उसके साथ किस तरह मतलब अलाइंड है। तो और किस तरह के क्या कहते हैं आप रिसर्च डायरेक्शंस में काम करना चाहते हैं, और क्या कहते हैं इसके अलावा KFUPM के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उस तरह उसमें आप किस तरह का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कोलाब्रेशंस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और PPT में से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आपकी CV में से सवाल पूछ सकते हैं, आपने जो पब्लिकेशन मेंशन की हुई है उसमें से भी सवाल पूछ सकते हैं ये। और उसके साथ साथ पर्टिकुलर कोई भी आप मेथड कोई भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया हुआ है तो वो ही आपने क्यों किया, उसके और अल्टरनेटिव जो भी सॉफ्टवेयर है वो ही आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किए। अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो बताएं, किसी मतलब कोई थीसिस सुपरवाइज की हुई है आपने, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट सुपरवाइज किया है कि नहीं किया हुआ, और हम आपको इस पोस्ट डॉक पोजीशन के लिए क्यों सिलेक्ट करें, या क्या कहते हैं इसके अलावा 5-10 साल में आपको अपने आप को कहाँ पे देखना चाह रहे हैं या कहाँ पे देख रहे हैं आपको। ये इस तरह के मतलब सवालात हो सकते हैं। इसके दौरान ये है कि सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना आपने, और मेक श्योर करनी है कि आपने मतलब जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उनसे पूछें कि भाई आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ रिपीट इट अगेन। 2 मरतबा 3 मरतबा जितना भी आप उससे रिपीट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। और मगर यह है कि आपकी टोन एक वेरी पोलाइट होनी चाहिए, और खामखा की क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना आपने। और आपकी PPT में और उसके साथ साथ जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ ना ऐड करें जैसे जो आप समझते हैं आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एक मेन रीज़न ये है कि ये जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे होते हैं ना उनके हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हमारा से सपोज किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 15-15, इवन 20-20 साल का उनका टीचिंग रिसर्च राइटिंग और इंटरव्यूइंग स्किल्स पीपल के साथ डील करने का एक्सपीरियंस होता है उनके, वो इवन आपकी CV और आपकी
प्रेजेंटेशन आपका बोलने का अंदाज देख के आपको देख के अंदाजा कर लेते हैं कि बंदा ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस में रहें और पोलाइटली बोलें, आहिस्ता बोलें, ताकि वो आप लोगों को समझ भी सकें, अगले बंदों का जो भी है क्या कहते हैं उनको सही नमूने से एक्सप्लेन करके समझा पाएँ, या जो वो सवाल पूछ रहे हैं आप तो उनको समझ पाएँ। तो अभी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं इंटरव्यू के दौरान करनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कुछ समराइज़ किए हुए हैं, कुछ मैंने चैट जीपीटी से पूछे हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस या कुछ दोस्तों से बात करने के बाद एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है 10-15 चीज़ों की जो करनी और नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम उन पे बात करते हैं, और ये आल्सो अप्लाइज फॉर द मास्टर्स एंड पीएचडी इंटरव्यूज, नॉट ओनली फॉर द पोस्ट डॉक्टरल इंटरव्यू। तो सबसे पहले ये है कि आपको KFUM के बारे में सही करके रिसर्च करनी चाहिए। कौन सी चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए, उसकी रैंकिंग, एशिया में उसकी कौन सी रैंकिंग है, अरब कंट्रीज में उसकी कौन सी रैंकिंग है, अफ्रीका में उसकी कौन सी रैंकिंग है, और ओवरऑल उसकी वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग कौन सी है। ठीक है, उसकी कौन सी जो मेन रिसर्च एरियाज हैं या कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो फेमस हैं, और आप जिसमें मतलब डिपार्टमेंट पे या सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं वो उसका कौन सा प्रोफेसर फेमस है, उसकी प्रोफेसर की जो लैब है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या क्या कहते हैं इसके अलावा उसकी जो है कौन कौन सी मशीनरी जो है वो फेमस है, या कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और उनके रिसेंट पेपर्स जो है किन पब्लिकेशंस में किन जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। इस चीज़ को आपके सही करके आपने ओवरऑल मतलब इस पर टाइम स्पेंड करके रिसर्च करनी है, क्योंकि इसके दौरान जब वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप KFUM क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनको आप विथ नंबर्स एंड एग्जैक्ट फिगर्स बताएंगे कि भाई इसकी एक तो रैंकिंग अच्छी है, इसकी क्या कहते हैं रिसर्च अच्छी है, इसका फलां प्रोफेसर अच्छा है, इसका फलां प्रोफेसर ने फलां जर्नल में पेपर पब्लिश किया हुआ था, यार उनको लगेगा कि इस बंदे ने हमारे बारे में मतलब ठीक ठाक होमवर्क किया हुआ है इंटरव्यू से पहले। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप KFUM के बारे में, सेंटर के बारे में, सुपरवाइजर के बारे में सही करके रिसर्च करें इंटरव्यू से पहले। उसके बाद दूसरी ये है कि आप जो भी रिसर्च प्लान या प्रोजेक्ट प्रोफेसर को भेज रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मेरा रिसर्च प्लान है, मैं इस पे काम करूँगा, तो मेक श्योर करें वो विजन, सऊदी विजन 2030 से अलाइंड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सऊदी की हर यूनिवर्सिटी में, सऊदी कंपनीज में, वो उस विजन 2030 के राउंड अबाउट ही घूम फिर रहे हैं। तो आपने पहले तो सर्च करना है सऊदी का विजन 2030 है क्या, उसमें कौन कौन सी डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर, और कौन कौन सी टॉपिक्स। तो आपका जो रिसर्च प्लान है वो भी उसी के राउंड अबाउट होना चाहिए, उसी के कहीं ना कहीं करीब करीब होना चाहिए। और उसके दौरान आप उनको बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है कौन सी एप्लीकेशन है, इसकी इंडस्ट्रियल रियल टाइम वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या हो सकती है, या आपकी जो ये जो रिसर्च करेंगे वो किस तरह आप एम्प्लॉय करेंगे उनमें प्रोजेक्ट्स में। तीसरे नंबर पे है हाईलाइट पब्लिकेशंस एंड इम्पैक्ट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं आप उनको वो दिखाएं, वो प्रोजेक्ट ही दिखाएं, और उनका इम्पैक्ट बताएं कि भाई ये वाला आपने काम किया था वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, और उसकी रियल टाइम वर्ल्ड एप्लीकेशंस बता दें कि ये मतलब से सपोज जैसे मैंने उनको बताया था कि भाई जो लिक्विड लुब्रिकेशन है उसकी इमिशन बहुत ज़्यादा है और वो एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली है। अगर हम इसको क्या कहते हैं सॉलिड लुब्रिकेशन इस्तेमाल करेंगे मिक्सिंग 2D मटीरियल्स, तो हमारी पोल्यूशन कम हो सकती है। तो ये भी एक समझें कि सऊदी के विजन होती है कि हम इस तरह के मटीरियल इनोवेटिव लुब्रिकेंट्स बनाएं जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होने चाहिए। तो इस तरह का कोई मतलब आपने अपनी इम्पैक्ट, रिसर्च का इम्पैक्ट बताना है उनको। और चौथी नंबर बात यह है कि आपका जो रिसर्च प्लान है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई हों जो आपको मतलब खुद ही ना आ रही हों, या ऐसी ऐसी चीज़ें हो जो क्या कहते हैं डूएबल ही ना हो, अचीवेबल होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मेथोडोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स
4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर और डूएबल होने चाहिए। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, अगर आपको पहले टीचिंग की हुई है, 5वें नंबर पे है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करें कि आप टीच भी कर सकते हैं, और उनको बताएं कि भाई मैंने फ़लाँ साल में ये टीचिंग की हुई है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, उस सब्जेक्ट के दौरान मैंने ये किया था। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनके बारे में उनको बताएं। और साथ साथ अगर आपने थीसिस सुपरवाइज किए हुए हैं मास्टर स्टूडेंट के या क्या कहते हैं बैचलर स्टूडेंट के, तो वो भी आप बता सकते हैं। या कोई आपने क्या कहते हैं लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवाए हुए हैं, लैब डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पे, लैब इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम किया है, तो वो भी आप उनको बताएं, ताकि उनको लगे कि भाई इस बंदे को सिर्फ ना रिसर्च आती है, इसके साथ साथ ये टीचिंग भी कर सकता है और क्या कहते हैं टीचिंग करना जानता है। नंबर 6 पे है कि शो कोलाब्रेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ये है कि आप उनको, अगर आपने पहले काम किया हुआ है ना बाकी बंदों से, बाकी दुनिया के किसी भी और रिसर्चर से जो किसी और कंट्री में है, तो लाजमी उनको शो करें कि भाई मैं फ़लाँ बंदे के साथ फ़लाँ प्रोफेसर के पास फ़लाँ पोस्ट डॉक्टर स्टूडेंट फ्रॉम that university I worked on that research project and we published their outcomes of that project in their journal। तो इस तरह उनको लगेगा कि यार इस बंदे ने ना सिर्फ अपना काम किया हुआ है, साथ साथ दूसरे बंदों के साथ कोलाब्रेशन की है, तो इस बंदे में पोटेंशियल है टू सर्वाइव इन अ डायनामिक डाइवर्स रिसर्च इन्वायरमेंट। तो इस तरह आप अपना पोटेंशियल शो कर सकते हैं कोलाब्रेशन का। और थ्रू आउट इंटरव्यू आपने कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल रहना है, इधर उधर की जो बातें हैं वो नहीं करनी आपने। और उसके साथ साथ उनको क्या कहते हैं जो KFUP में फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। उनको बताएं कि भाई मास्टर्स में या PhD में आपने कौन सी फंडिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था, या कौन सी फंडिंग्स आपने विन की हुई थी और किस तरह विन की थी, ताकि उनको लगे कि यार भाई ये बंदा मतलब इधर आएगा तो हमारे लिए ये फंडिंग भी विन करने का पोटेंशियल रखता है। और आखिर में अगर वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कोई सवाल है, तो आप उनसे 3-4 सवाल आप पूछ सकते हैं, और वो आखिर में बात करेंगे कि वो सवाल किस तरह के पूछने चाहिए आपको। उसके बाद क्या कहते हैं आपकी जो प्रेजेंटेशन है टोटली क्या कहते हैं KFUP का जो गोल है, विजन है, मिशन है, उसके मुताबिक होनी चाहिए, और उससे हट के बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो आपका इंटरव्यू मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो अभी हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए हमें। अच्छा, तो अभी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए इंटरव्यूज़ के दौरान स्पेशली। डोंट वेग्यू अबाउट रिसर्च गोल्स। खामखा की जो आसान भाषा में से कहेंगे भूंगिया नहीं मारनी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा ये प्लान है, मेरा वो प्लान है, जो है उसको क्या कहते हैं नॉर्मल और आसान भाषा में बताएं। और खामखा की क्या कहते हैं उसको एक्स्ट्रा वेग्यू करके ना बताएं कि मैं सब कुछ कर लूँगा। अचीवेबल ऐसा प्लान बताएं जो अचीवेबल हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बताएं जो आप कर सकते हो, जिनके पास जिनके लिए आपकी नॉलेज है, या ऐसी चीज़ें ना कहें जो एक तो आपसे रिलेटेड भी ना हो और क्या कहते हैं वो आप कर भी ना सकें। तो ऐसी चीज़ें बाद में मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। और आपके जो दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज़ एग्जैगरेट ना करें कि खामखा की उसमें उनको कहें कि भाई मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। ठीक है, आपने पब्लिश किए हुए हैं, उनको खामखा हर चीज़ में बार बार उनको ये बात ना करवाएं कि आपने ही पेपर पब्लिश किए थे, आपने यही पेपर पब्लिश किए थे। तो खामखा चीज़ों को एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आ रही हैं बिस्मिल्लाह करके उनको बताया करें, और जो नहीं आ रही हैं तो सिंपली उनको पोलाइटली कहें कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ या इसको लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं जो भी है, जो भी आपको रिसर्च टॉपिक उसकी कोशिश करें कि क्या कहते हैं उसकी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कि उसको आप कौन सा प्रॉब्लम कौन सी क्या कहते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे। और क्या कहते हैं जब भी इंटरव्यू में जाएं, जिस तरह का भी इंटरव्यू हो, उसके पहले आपने सही करके काम करके जाएं, सही करके उस कंपनी के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करके जाएं, उनके बारे में पढ़ के जाएं, उनका काम क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनका विजन क्या है, मिशन क्या है,
क्या करना चाहते हैं, वो आपको क्यों उठा रहे हैं, वो आपका रोल क्या है, आपके रोल में आप किस तरह फिट होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाएं। और अपनी जो है क्या कहते हैं टीचिंग एक्सपेक्टेशन अगर आप टीच कर सकते हैं तो वो भी उनको बताएं कि भाई क्या कहते हैं मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा सकता हूँ। और क्या कहते हैं डो नॉट फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल वर्क, सिर्फ हर चीज़ इंडिपेंडेंटली ना बताएं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उनको ये भी मतलब पावर करवाएं कि यू कैन आल्सो वर्क एज अ टीम। तो उनको ऐसी चीज़ें भी बताएं कि आप उनकी टीम में किस तरह फिट हो सकते हैं, उनके साथ डिफरेंट कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स में किस तरह काम कर सकते हैं। और मेक श्योर करें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। और इवन आपका इंटरव्यू वीडियो पे है, फिर भी क्या कहते हैं कोट टाई वगैरह पहन के बैठे, प्रॉपर एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी। अगर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू है तो फिर तो और ही बेहतर है कि आप प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाएं। और इसके साथ साथ जो है डू नॉट इग्नोर फंडिंग स्ट्रेटजी। अगर आपने कोई फंडिंग वगैरह पहले विन की हुई है या इधर KFP में कौन कौन सी फंडिंग अवेलेबल हैं तो उनके बारे में लाजमी बात किया करें, उनको इग्नोर बिल्कुल ना करें। और क्या कहते हैं इसी दौरान जब मतलब वो सवाल जवाब हो रहे हैं, कोई चीज़ डिस्कस हो रही है तो उसके दौरान चुप करके बिल्कुल ना बैठे, कोशिश करें जहाँ पे आपकी बिल्कुल लाजमी है वहाँ पे आप बोलना शुरू कर दें। और जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल जेनरिक ना हो, आपकी CV जेनरिक ना हो, आपकी ईमेल जेनरिक ना हो। वेरी स्पेसिफिकली CV को टेलर करें, वेरी स्पेसिफिकली ईमेल को टेलर करें, वेरी स्पेसिफिकली आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको क्या कहते हैं टेलर करें according to the demands of the university, according to the demands of professor, according to the demands of research center। उनको सर चीज़ों को कोशिश करें कि अलाइन करके बताएं कि भाई इनसे रिलेटेड ये चीज़ें की है, ये कर सकता हूँ और ये स्किल्स मुझे आते हैं। उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करेंगे और आपके इंटरव्यू में मददगार साबित होंगे। भले किसी का इंटरव्यू मास्टर्स का है तो भी काम आएंगी ये अगर ये चीज़ें ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो। और अगर आप आपका PhD का है तो भी आपको फ़ायदा होगा, अगर क्या कहते हैं पोस्ट डॉक्टरेट का है तो आपको फ़ायदा हो गया होगा, क्योंकि ये मोस्टली पोस्ट डॉक्टरेट के लिए यही वीडियो था। तो अभी हम चलते हैं कि इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद KFUPM का अगला मरहला क्या होता है। तो अभी बात कर रहे हैं आखिरी स्टेप्स के, मतलब इंटरव्यू के बाद क्या होता है या क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाए 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया है, उम्मीद है कि अच्छा होगा, तो एक पोलाइट सी ईमेल थैंक यू नोट भेज दें और उस पर आप बताएं कि भाई आप इंटरेस्टेड हैं आपके इनके साथ काम करने वगैरह में। अगर कोई भी उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्स्ट्रा मांगा है तो वो भी उनको प्रोवाइड करें। और तकरीबन राउंड अबाउट वो 2 माह के अंदर अंदर इस काम कर पाते हैं, क्योंकि ये सारी डिटेल्स वो भेजते हैं साइंटिफिक काउंसिल को। यूनिवर्सिटी की साइंटिफिक काउंसिल है, वो डिसाइड करती है कि भाई ये बंदा हमारे काम का है या ना है। वो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपके पब्लिकेशंस चेक करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करते हैं, आपके ग्रेड्स चेक करते हैं कि आ, 2 D ग्रेड्स तो नहीं है, बैचलर टू मास्टर्स, बैचलर टू PhD। और क्या कहते हैं और आपके स्किल्स, आपके इंटरव्यू का स्कोर और जो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए वो क्या कहते हैं आपको फॉलो अप दे देते हैं कि तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर के आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। वंस आपको सिलेक्शन की ईमेल आ गई तो क्या कहते हैं उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो है क्या कहते हैं वो आपको कहते हैं कि आपको एक ऑफर लेटर देते हैं। ऑफर लेटर में आपको पैसे लिखे होते हैं, वो राउंड अबाउट जाके पर मंथ बनते हैं कि 19,000 रियाल पर मंथ। ऐसे समझें कि ये 19,000 रियाल जाके पाकिस्तानी हिसाब किताब में राउंड अबाउट 14-15 लाख के बीच में बनते हैं। और वो ऑफ़र करते हैं कि उसके साथ साथ अच्छा ये ऑफ़र में एक और चीज़ होती है कि भाई जब आप ट्रैवल करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया, दे विल ऑफर यू वन टिकट
and also when you go back from KFUPM to Pakistan or any other country, they will also give you, but ऐसे समझिए कि वन रिटर्न टिकट दे विल ऑफर यू। एंड अगर आपकी फैमिली है तो उनकी टिकट्स भी है, और उसके साथ साथ आपकी मेडिकल जो है वो फ्री है। टोटल ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। बाकी ये 19,000 में आपकी क्या कहते हैं अपार्टमेंट का अलाउंस, मतलब लिविंग अलाउंस हो गया, वो भी है इसमें। आपकी तनख्वाह टोटल सब चीज़ें मिला के 19,000 रियाल बनते हैं पर मंथ। और इसके बाद वो ऑफर लेटर आपने पढ़ना है सही करके, और उसके ऑफर लेटर में आपने यस करना है, एक्सेप्ट करना है। विद इन 7 डेज आपको मेरे ख्याल में कभी कभार 7 डेज होते हैं या 24 घंटे होते हैं, जबरदस्त जितना वो टाइम फ्रेम आपको बताते हैं कि भाई इस ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करें तो बताएं। तो उस ऑफर लेटर के बाद नेक्स्ट स्टेप एक और है, वो आपको भेजते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर और वीज़ा का एक डॉक्यूमेंट होता है वो। और जैसे ही आपका ऑफर लेटर मिल गया तो इन द मीन टाइम आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना स्टार्ट कर दें। और मतलब अगर आपकी बैचलर से लेके पीएचडी तक सारी डिग्रीज वेरीफाई होनी चाहिए, जिस भी कंट्री से हैं उस हिसाब किताब से। और ये वीज़ा जो प्रोसेस है, फिर आपका जैसे वो डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर्म और वीज़ा फॉर्म, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाद में और भी स्टेप्स हैं, उनको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी बहुत लंबा हो चुका है। और उसके लिए मैं माजरत खाऊँ तो मैं, क्योंकि मेरे वीडियोस कोशिश करता हूँ कि 10-15 मिनट के राउंड अबाउट होनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल में अभी 20-30 मिनट से भी ऊपर चला गया वीडियो, क्योंकि मैंने इसको सेक्शंस में वो किया हुआ है, रिकॉर्ड किया, तो अभी एग्जैक्ट याद में नहीं है कि कितने मिनट्स का वीडियो हो चुका है। तो अभी थोड़ा इसको समराइज करते हैं कि मतलब टोटल एक सिनेरियो को। सबसे पहले अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट सर्च करना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया में, तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहले तो इनकी वेबसाइट पे जाएं, जहाँ पे वो मैंने पहले दिखाया हुआ है। दूसरा, लिंक्डइन पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा, आप डायरेक्ट प्रोफेसर्स को ईमेल करें। उनके जो भी 20-21 सेंटर्स हैं, उनके जो भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं, लेक्चरर और पोस्ट डॉक्टरेट को छोड़ के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, इन तीनों को आप रिसर्च साइंटिस्ट सबको ईमेल कर सकते हैं। और उसके बाद वंस आपको क्या कहते हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, बताते हैं, तो आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद ये आपको ऑफर लेटर देंगे। ऑफर लेटर के बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर देंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर और वीज़ा फॉर्म के बाद वीज़ा स्टैम्प होगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए टिकट बुक करेंगे। टिकट बुक करेंगे तो आप को जिस डेट पे आपको आना होगा फिर वो डेट बताएंगे, और फिर आपको बंदा एयरपोर्ट से रिसीव करने आएगा यूनिवर्सिटी का, और वो आपको हॉस्टल वगैरह और वो जो इनकी एचआर डिपार्टमेंट है फिर उधर लेके जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन करके ज्वाइनिंग दे सकते हैं। वहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म इन्होंने भेजा था उस पर हार्ड में साइन करके उनको वापस देना पड़ेगा। और उसके बाद ये एक कुछ दिनों में इंट्रोडक्टरी सेमिनार टाइप एक अरेंज करवाएंगे, जिसके बारे में आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में क्या करना है, किस तरह करना है। इन द मीन टाइम काफ़ी सारे ईमेल्स आपको आती जाएंगी कि सीएमटी में सीएमटी आ रहा है, KFUPM में आपने किस तरह बिहेव करना है, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सब कुछ। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको आते जाएंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है इधर आके। तो उसके बाद आप डायरेक्टर के पास जाएंगे, जब वहाँ पे आप ज्वाइनिंग देंगे। डायरेक्टर की ज्वाइनिंग देने के बाद HR डिपार्टमेंट जाके ज्वाइनिंग देंगे। आप अपना बैंक अकाउंट बनवाएंगे, तो आपकी क्या कहते हैं फिर वो जैसी सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर आप कामे के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस तरह आपका KFUPM में जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सब उन दोस्तों के लिए दुआ हूँ जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो लाजमी अप्लाई करें। इवन आपका प्रोफाइल इतना आसान नहीं है, इतना कम नहीं है, क्योंकि कभी कभार इतना होता है कि ज़रूरत है। ये मेक श्योर करें इनकी अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि इनके यहाँ अभी जो चल रही है रिक्रूटमेंट पोस्ट ग्रेजुएट, इनको 1500 के राउंड अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट उठाने हैं। और अभी इन्होंने जो 500-600 के राउंड अबाउट उठा लिए हैं, अभी इसे समझिए कि राउंड अबाउट 700-800 इन्होंने और उठाने हैं अगले 2-3 सालों में। तो मेक श्योर करें कि आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लाजमी अप्लाई करें। इसी के दौरान कोई भी आपको कंसर्न कोई भी सवाल है तो आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप टाइम लेके कॉल भी कर सकते हैं।
कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कॉल का रिस्पॉन्स भी करूँ एज सुन एज पॉसिबल। बाकी यह है कि मेन चीज़ इसके दौरान यह है कि आपको सब्र बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और क्योंकि इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। उसके अलावा ये है कि आपने सब्र के साथ साथ आपने मेहनत जारी रखनी है, और अपने सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट में रहना है, और इंशाल्लाह आपको भलाई होगी। काफ़ी सारे बंदे हैं, कुछ कहते हैं यार फलां बंदे का होगा मेरा नहीं हुआ, तो फिर उन बंदों के लिए ये है कि उस बंदे में कुछ ना कुछ बेहतर होगा। बाकी ये ओवरऑल नसीब पे है, खुदा की बात है, बस उसको मिल गया तो उसके लिए भी आप खुश हुए हैं। आपको नहीं मिला तो आप मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह अपने खुदा ने आपके लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। या ये जो है वो आपके लिए बेहतर नहीं है, ये उस बंदे के लिए ही बेहतर है। तो इस तरह मतलब डिसर्ड ना हो, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं दुनिया के, पाकिस्तान के और बाकी कंट्रीज़ के, तो मतलब इसमें बंदा इजीली डिसर्ट हो जाता है कि इनकेस रिजेक्शन आ जाती है। तो रिजेक्शन कॉमन है एक समझे कि इससे पहले मुझे भी काफ़ी सारी रिजेक्शन आई थी, और ऐसा नहीं है कि मैंने पहली पोशाक में अप्लाई किया और पहली, बिल्कुल भी नहीं है इस तरह। तो इसी तरह तो मतलब वेरी रेयर केसेस में होता है कि बंदा पहली मरतबा अप्लाई करे एक जगह पे, पहली मरतबा हो जाए। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हुए थे। तो ये है कि आप मेक श्योर करें, आप अप्लाई करते रहें, जितनी ज़्यादा जगहों पे अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे। और अपने आप से सिंसियर रहें, अपनी फैमिली के साथ सिंसियर रहें, अपने रिसर्च के साथ सिंसियर रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करते रहें। जितनी ज़्यादा अच्छी पीपीटी होगी, जितनी अच्छी ज़्यादा ईमेल होगी, आपकी सीवी होगी, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये है मेरा मतलब वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी डिटेल्ड वीडियो अबाउट हाउ टू सर्च एंड अप्लाई फॉर पोस्टडॉक्टोरल पोजीशन एट किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, सऊदी अरेबिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वीडियो तो बनाना था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे ये सवाल, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना दिया है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैंने इसमें कोशिश की है कि कवर करूं। अभी मैं नेक्स्ट डेज में जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि पहले वाली फ्रीक्वेंसी नहीं बची। पहले वीडियो में तकरीबन हर रोज़ वीडियो एक दो बना लेता था, तो अब वो वाला वर्कलोड ज़्यादा है, और लैब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको मैनेज करना पड़ता है, टाइम निकालना डिफ़िकल्ट है। तो वीकेंड्स पे कोशिश करूँगा कि मैं एक आधा वीडियो लाजमी बनाऊँ, और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँ कि यहाँ पे और जो पोस्ट अपडेट्स हैं उनके साथ फेस टू फेस में या तो लाइव सेशन करूँ, या उनके साथ फेस टू फेस में रिकॉर्ड करके उनसे टिप्स भी लें कि भाई किस तरह आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, किस तरह अप्लाई करना चाहिए, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, उनके ज़बानी सुनने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह उन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और हमें अपने दुआओं में लाजमी याद रखें आप सबका। और डॉक्टर मोहम्मद शत्तल दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, अला निगहबान, सदाएं हक मौजूद।